बात मध्य पूर्व में जारी तनाव की। तेहरान में हमास चीफ इस्माइल हानिया और साथ ही साथ हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर की हत्या के बाद इजराइल ने दुनिया भर में अपने राजनयिक मिशनों की सुरक्षा बढ़ा दी है। दोनों देशों के बीच जो दोनों पक्ष हैं उन दोनों के बीच में तनाव ने बाकी देशों के लिए भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बीच लेबनान की राजधानी बेरूत स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से देश छोड़ने को कहा है। भारत के अलावा कई दूसरे देशों ने भी अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा नहीं करने की सलाह दी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों से लेबनान की यात्रा नहीं करने और जल्द से जल्द वहां से निकलने की सलाह दी है। कारण साफ है, एक तरफ हमास के साथ युद्ध, फिर हमास के बाद हमास के पॉलिटिकल चीफ की मौत हो जाती है, वो भी ईरान की धरती पर। तो ईरान से तनाव होने स्वाभाविक, और दूसरा फ्रंट हिजबुल्लाह की तरफ से जो खुला हुआ है, जो अपने टॉप कमांडर की हमले में मौत का बदला लेने को आतुर है। यानी कि तनाव यकायक बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं मिडिल ईस्ट में। लेकिन इस तनाव के मायने क्या हैं और ये तनाव किस रेखा तक जाएगा? क्या एक बार फिर से 6 अगस्त 7 अगस्त के आसपास वाले जो हालात थे, जो ये कहते थे कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, वहां तक जा पा रहे हैं, या फिर अभी जो तमाम पक्ष हैं वो सोच समझकर आगे बढ़ेंगे और कुछ प्रेडिक्शंस दिए जा सकते हैं आगे क्या हो सकता है? क्या ये समझ आ रहा है कि अब आगे मध्य पूर्व की राजनीति तनाव की ओर जा रहा है, क्योंकि उस तनाव पर टिकी हुई है ग्लोबल सप्लाई चेन और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स भी। क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपने देखा, लगातार उनमें बढ़ोतरी हमने देखा, और क्रूड ऑयल के अगर प्राइसेस बढ़े तो स्वाभाविक रूप से भारत समेत तमाम देशों के लिए दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो अर्थव्यवस्था पर इसका असर और साथ ही साथ जियोपॉलिटिक्स पर इसका असर। लेकिन क्या उम्मीद की जाए अभी? क्या मामला बहुत आगे बढ़ जाएगा या बीच में कुछ कुशंस हमें नजर आ रहे हैं? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अरविंद गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के और एक्स डेप्यूटी एनएसए रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर, डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर आपका हमारे शो पर। मेरे साथ हैं रॉबिन सचदेव सर, जो कि विदेश मामलों के जाने माने जानकार हैं। रॉबिन सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। डॉक्टर गुप्ता, मैं चर्चा की शुरुआत आप ही से कर रहा हूं सर, और आपको इस वक्त उत्तर पूर्व के हालात जो हमारे लिए पश्चिम एशिया है वो किस ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी आंच कहां तक जाएगी सर? जैसे आपने कहा, तनाव तो बढ़ता जा रहा है और इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती कि कुछ ऐसी ब्रेक थ्रू मिले कि तनाव कम हो। और ये जो इस्माइल हानिये का असैसिनेशन हुआ और इनकी जो हत्या हुई, इससे तनाव और बढ़ने के आसार नजर आते हैं। और अगर आप पिछले 10 महीने का लेखा जोखा दें और देखिए, आप अक्टूबर में शुरू हुई थी ये पिछले साल, और अभी हम लगभग 10 महीने हो गए हैं। हर महीने कुछ ना कुछ इसका एस्केलेशन हुआ है। और अब हालत ये है कि एक वाइडर रीजनल, एक क्षेत्रीय स्तर के ऊपर लगभग सभी पावर्स एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से उलझी हुई हैं। ये ठीक है कि अभी शायद एक बहुत ऊंचे स्तर पर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है, लेकिन वो स्ट्रेसेस जो हैं, जो दबाव बढ़ता जा रहा है सभी देशों के ऊपर, सभी नॉन स्टेट एक्टर्स के ऊपर, ये भी एक देखने वाली बात है। तो ये दबाव बढ़ता जा रहा है। ईरान जो है इस समय काफी तिलमिलाया हुआ है। पहले भी वो इसराइल के ऊपर उन्होंने कुछ अटैक किए थे, लेकिन वो एक लिमिटेड रूप में किए गए। इस बार उनका एक नए प्रेसिडेंट हैं, अभी उनकी एक केवल इनॉग्रेशन हुई है, और वो एकदम दबाव में आ जाएंगे कि ये जो हानिये का वहाँ असैसिनेशन हुआ, उसका क्या रिस्पॉन्स बनाया जाए। और हिजबुल्ला, हमास और हुती, तीनों, जिसको ये लोग दूसरी साइड के लोग एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये तीनों बड़े एक्टिवेट हो चुके हैं। और इस समय किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक जो पहल है, वो इतनी सशक्त नहीं दिखती। बातचीत शायद बैक चैनल्स पे चलती रहती है, लेकिन इतना कुछ उसका असर दिखता नहीं। सीज फायर गाजा में होना बहुत जरूरी है अगर इन तनाव को कम लाना है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 1 जून में रेजोल्यूशन भी पास हुआ था, जो कि अमेरिका ने जिसका समर्थन किया था, लेकिन इसराइल की तरफ से अभी कोई
उसमें एक टेम्पररी सीज फायर की बात और एक परमानेंट सीज फायर उसके बाद की बात की हुई थी, लेकिन उसके ऊपर अभी कुछ भी प्रोग्रेस नहीं है। और इस पूरे परिप्रेक्ष्य में ह्यूमैनिटेरियन जो स्थिति है, जो आम आदमी की स्थिति है गाजा में, वो बहुत ही खराब है। तो मुझे नहीं लगता कि अगले कुछ समय में एक कोई ऐसा बड़ा ब्रेक थ्रू मिलेगा कि तनाव कम हो। हाँ, ये बात जरूर है कि शायद ईरान भी और इसराइल भी उस लेवल की एस्केलेशन नहीं चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा युद्ध हो जाए, लेकिन एक कंट्रोल्ड एस्केलेशन तो वो नजर सामने आती है। एब्सोल्युटली सर। और जो क्रूड ऑयल्स हैं, हमने देखा कि उनके प्राइस में भी जो काफ़ी गेंस दिखे। रिटेलिटरी स्ट्राइक जब ईरान ने एक तरह से ऑर्डर ही कर दी। रॉबिन सर, कुछ आप समझ पा रहे हैं, जैसे सर ने बताया कि कुछ ना कुछ रिटेलिएशन तो अवश्यंभावी है, बट ये किस एक्सटेंट का होगा और कहाँ कहाँ इसके असर पड़ेंगे, कुछ आप आंकलन लगा पा रहे हैं? देखिए, इट्स लाइक रीडिंग टी लीव्स। बट हाँ, एक चीज कही जा रही है कि शायद जैसे ईरान ने अभी जब सीरिया पे इसकी बिल्डिंग पे अटैक हुआ था, तो ईरान ने करीब 300 ड्रोन्स और मिसाइल्स का एक पूरा वो स्लॉट मारा था कि उस तरह का होगा। परंतु इस बार ईरान को कोई ज्यादा जोरदार जवाब देना पड़ेगा। ये बिजनेस एज यूजुअल ईरान नहीं कर पाएगा। तो इसलिए ईरान का जो भी रिस्पॉन्स होगा अब की बार पिछली बारियों से अलग होगा। उसका जनरल सुलेमानी भी मारे गए, कितने इनके मारे जाते रहे हैं ऑफ एंड ऑन, राइट। बट इस बार जो ईरान का रिस्पॉन्स होगा वो एक अलग टाइप का और ज्यादा बड़ा होने को दिखता है। दैट इज वन, क्योंकि इनके देश के अंदर ही इन्हीं के गेस्ट को मारा गया। आई मीन दैट्स क्वाइट समथिंग, और वो भी जब प्रेसिडेंट की इनॉग्रेशन हो रही थी, इतने सारे और भी वीआईपीज आए हुए थे, तो इतने क्लियर कट ईरान की बेइज्जती हुई है, ईरान का फेलियर है जिसको भी हम कहें। बट फेलियर है, बाय द वे। अभी एक रिपोर्ट आ रही है, आई थिंक न्यूयॉर्क टाइम्स में, वो ये कह रही है कि अजम्पशन तो ये थी ना कि किसी मिसाइल से मारा गया इत्यादि। उस रिपोर्ट का ये कहना है, आई थिंक अभी, कि ये जो था एक बॉम्ब था जो प्लांटेड था उस गेस्ट हाउस के कमरे के अंदर कुछ महीनों से, 2 महीने से उसी हाँ, में था, कुछ एक्सप्लोसिव था। हाँ, एक्सप्लोसिव था, हाँ। विच वॉज प्लांटेड देयर। और राइट मौका दिखा और उस समय इसे डिटोनेट कर दिया गया रिमोटली। आई एम सॉरी सर, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा इसी पे आप थोड़ा बताइए। इससे आप क्या समझ पा रहे हैं कि एक्सप्लोसिव डिवाइस था, उसी कमरे में लगा हुआ था, 2 महीने से रखा हुआ था, ईरान को भनक नहीं लगी? मतलब इसका क्या नतीजा निकाला जा सकता है फिलहाल? इसका एक तो क्लियर कट लिखा जा सकता है कि ईरान के अंदर ऑन द ग्राउंड इजराइल के सिंपैथेटिक, इजराइल के स्पाइज हैं, जो लोग बिके हुए हैं इजराइल द्वारा, या फिर जो अपनी सरकार के खिलाफ और अपने जो भी कहिए उसके खिलाफ काम करते हैं या करना चाहते हैं। ये तो क्लियर कट है कि ईरान के अंदर ये इजराइल के एजेंट बैठे हुए हैं जिन्होंने ये करा। और ये जो गेस्ट हाउस है, ये बहुत ही सिक्योर हाई लेवल गेस्ट हाउस है फॉर वीवीआईपी गेस्ट के लिए। तो उसमें एक कमरे में ये भी हो सकता है कि जितने भी गेस्ट रूम में सब में बम लगा रखे हो इन्होंने 2 महीने से, राइट, कि जिस भी में रहेगा कोई भी जिसको मारना उसको डिटोनेट कर देंगे। ये तो बहुत बड़ा चांस का तुक्का है, क्योंकि उस गेस्ट हाउस में दे मस्ट बी मेनी मोर रूम्स। इनफैक्ट पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद का जो लीडर था वो हानिया के बगल वाले कमरे में रह रहा था। ओके, तो इसका मतलब मल्टीपल रूम्स हैं, तो इसका मतलब ये भी होगा कि मल्टीपल रूम्स में डिवाइसेस लगी होंगी। और जब उन्हें इजराइल को होगा कि किसी को भी करना है, हानिया को करना है, किसी और को भी, किसी और इरानियन टॉप आर्मी कमांडर या टॉप पॉलिटिशियन को भी मार सकते थे इस तरह से। तो ये एक बहुत बड़ी एम्बैरेसमेंट है, बहुत बड़ी फेलियर है ईरान की। एंड अगर बाहर से मिसाइल से भी मारा गया होता तब भी होता कि ईरान के अंदर किसी एजेंट से हेल्प करा है। परंतु अगर ये बॉम्ब लगाया गया तो फिजिकली किसी ने तो लगाया होगा, इन्हीं की सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर से किसी ने करा होगा, क्योंकि उस बिल्डिंग गेस्ट हाउस का एक्सेस औरों को थोड़ी है। और उसके पास पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन भी थी कि 2 महीने बाद अगर हमास के पॉलिटिकल चीफ आएंगे तो इसी रूम में रुकेंगे, इसी जगह रुकेंगे। नहीं, उसमें मैं केवल कह रहा हूं, जरूरी नहीं है। मैं तभी कह रहा हूं हो सकता है कि 10 कमरों में लगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सब जगह लगाए थे, जहां पर वो आए उसको उड़ा दिया, इसको उड़ा दिया, या किसी और को भी उड़ाना तो उसको भी उड़ा सकते थे। कमरा नंबर 101, कमरा नंबर 303, जो भी है, जिस भी कमरे में करना है किसी को
एलिमिनेट वहां पे एलिमिनेट कर सकते थे। तो ये तो स्पेसिफिकली ऑफ ईरान, ये तो बहुत बड़ी फेलियर, वीकनेस, सेंध है, और अब घर के अंदर ही इनके कोई भेदी हैं, और बार बार ये हुआ है, इनके पहले भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा गया रिमोट मशीन गन से, राइट। तो ये तो इंडिकेट करता है विद रिस्पेक्ट टू ईरान कि सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी लैप्स। तो जो भी ईरान का रिएक्शन होगा विल बी बिगर, विल हैव टू बी, होना पड़ेगा बड़ा, कंपैरेटिव टू जो सीरिया में इसके कंसुलेट में 8-10 मर गए। बट मैं सर इससे पहले डॉक्टर गुप्ता सर के पास जाऊं, मैं रॉबिन सर आपसे, मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि मैं कल बयान पढ़ रहा था, वहाँ के जो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका बयान मैं सुन रहा था, और उनका कहना था कि साहब हम एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। दूसरी तरफ जो ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं उनका एक ज़रूर कहना था कि साहब हम बहुत ब्रूटली मारेंगे जिसने ये सब किया है। बट पॉलिटिकली हम देख रहे थे कि नया एस्टैब्लिशमेंट वहाँ पे आया है, नए प्रेसिडेंट आए हैं, नए फर्स्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट आए हैं, थोड़ा सा वो लगते हैं कि थोड़ा सा उदारवादी हैं, प्रोग्रेसिव हैं, तो वो शायद नहीं चाह रहे हैं। लेकिन आयतुल्ला खुमानी साहब के तेवर बिल्कुल अलग हैं। तो वहाँ का जो अभी मौजूदा पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है नया, जो कि कंपैरेटिवली उदारवादी माना जाता है, उनकी अभी कुछ नहीं चल रही कि कहाँ तक वो एस्केलेट करेंगे। नहीं, उदारवादी कैसे चलेगी? श्योर, इस प्रेसिडेंट ने कैंपेन किया था कि सैंक्शन हटनी चाहिए, इकोनॉमी, हम कब तक इस तरह के डेडलॉक में रहेंगे, ये तो कहता था ना, हम कितने इस हालात में रहेंगे, तो वेस्टर्न नेशंस के साथ हमें रिश्ते इंप्रूव करने हैं, उसका प्लेटफॉर्म वो था। परंतु जब ऐसी घटना हो गई तो वो क्या कर लेगा? वो ऐसे कहेगा तो देश के अंदर ही लोग उसको मार काटेंगे। एंड बाय द वे, एक और इसका पूरा इम्पैक्ट होगा अदर देन अनदर, ईरान पे होगा। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा है वो एक्सपेक्टेड है, या कहा जाता है एस्टिमेटेड है कि एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के बहुत करीब है ईरान। तो इसके बाद एक और चीज होगी मेरे विचार से, ईरान का जितना भी रिमेनिंग वर्क है अपने एक एटॉमिक वेपन को एक्चुअलाइज करने में, ईरान उसकी तरफ तेजी से बढ़ेगा। एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर गुप्ता सर, अब दो सिचुएशन हैं। एक, आज मैं देख रहा था उनका बयान जो लेटेस्ट आया है हिजबुल्लाह की तरफ से, जो नसरुल्लाह है, उनका कहना है कि साहब द एनिमी मस्ट ब्रेस फॉर द रिवेंज और वॉर हैज़ एंटर्ड न्यू फेज। तो एक तो यहाँ से ऐलान हो गया है कि साहब वॉर अब न्यू फेज़ में चला गया है। दूसरी तरफ आप दोनों विद्वानों ने बताया कि ईरान ज़रूर रिटेलिएट करेगा, और उसको बड़े सख्त लहजे में रिटेलिएट करना पड़ेगा, क्योंकि जवाब घरेलू तौर पर भी देना है। ये एक्सटेंड क्या होगा? मैं ये थोड़ा समझना पा रहा हूँ कि इसका एक्सटेंड क्या होगा। क्या अब एक फुल फ्लेजेड रीजनल वॉर हम देखेंगे जिसमें हूती इन्वॉल्व हो गए, हिजबुल्लाह इन्वॉल्व होगा, ईरान इन्वॉल्व होगा, हमास तो है ही, या फिर जो स्टैंड अलोन स्ट्राइक्स हैं जो चली आ रही हैं, स्कैटर्ड स्ट्राइक्स वाला वही मसला रहेगा? डॉक्टर गुप्ता साहब, मुझे लगता है कि ईरान का रिस्पॉन्स कैलिब्रेटेड रहेगा जी, और वो एकदम कुछ या कोई पटाखा कर दें या कुछ कोई बहुत बड़ा एक्शन ले लें, वो शायद ऐसा नहीं करेंगे। अभी शायद इंटरनल माहौल ईरान में ऐसा है कि नए प्रेसिडेंट हैं, नई एडमिनिस्ट्रेशन है, और उनको अपना एक इक्वेशन सुप्रीम लीडर और IRGC के साथ सेटल करना पड़ेगा। और जैसा कि हमने अप्रैल में भी देखा, उन्होंने एक ड्रोन्स और कुछ मिसाइल्स भेजे, लेकिन 72 घंटे का नोटिस भी दे। तो ये दर्शाता है कि इजराइल एक अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन नहीं चाहेगा। लेकिन जैसा आपने कहा कि ईरान के पास और भी कई तरीके हैं इसको एस्केलेट करने के, और इस समय हिजबुल्लाह, हमास और हूती, ये तीनों काफी एक्टिव हैं, और ये एक पूरे रीजनल जो सिचुएशन है, जो तनाव की और जो लड़ाई की, उसको एक दूसरे लेवल पे ले जाए। तो इस प्रकार से मुझे लगता है कि एक सोची समझी एक नीति करेगा ईरान, और एस्केलेशन रिस्पॉन्स जरूर होगा, लेकिन वो इस तरह से होगा कि हाँ साहब हमने रिस्पॉन्स ले लिया और उनको कह दिया, लेकिन उसका बहुत ज्यादा एस्केलेशन ना हो कि सीधा ईरान एक फुल फ्लेजेड वॉर इजराइल के साथ उस युद्ध में आ जाए। वो शायद वो इस समय नहीं चाहें। एब्सोल्युटली सर। एक इम्पॉर्टेंट जो मुलाकात होनी है थर्सडे को, वो बाइडन और नेतन्याहू साहब की भी होनी है, और जो मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ रॉबिन सर, वो क्यों हिजबुल्लाह शायद इसलिए ज़्यादा बौखलाया हुआ है क्योंकि हिजबुल्लाह को लग रहा था कि शायद US इतने ज़्यादा टॉप कमांडर्स को हमले करने से रोकेगा, या उनको बेरूत में कम से कम स्ट्राइक्स या
हमला करने से रोकेगा, उनको निशाना बनाने से रोकेगा। अब आप क्या देख पा रहे हैं बाइडेन और नेतन्याहू साहब के बीच में क्या बात होगी? क्या नेतन्याहू ये समझा पाएंगे कि साहब थोड़ा सा आप भी शांत रहिए, चुप रहिए, पहले पीस टॉक्स को आगे बढ़ाया जाए, या फिर बात अब कई एक तरह से हाथ से निकल चुकी है? बात हाथ से निकल चुकी है, निकाली जा रही है। कपल ऑफ थिंग्स। एक तो एक्चुअली बाइडेन तो रैली चाहते होंगे कि उनकी लेगेसी जो उनके 4 या 5 महीने बचे हैं, इस दौरान वो एक कोई पीस सीज फायर करा लेते, गाजा में सऊदी अरब और इजराइल के रिश्तों को नॉर्मल करा लेते, तो ये बाइडेन की लेगेसी हो जाती है अपनी, राइट। तो बाइडेन बहुत शायद ये चाहते हैं, परंतु वो होता दिख नहीं रहा है। इजराइल अमेरिका के साथ चलता है, बट अमेरिका की सुनता भी नहीं है, बट ऑन दी अदर हैंड अमेरिका उसे टोटल कोऑर्डिनेट भी कर रहा है। तो ऐसे में, और मेरा ये मानना है पिछले जब से अक्टूबर 7 से शुरू हुआ कि इजराइल इस जंग को ईरान तक लेकर के स्पाइरल अप करेगा। गाजा में अभी ओके मानिए 2 इन्होंने बड़े मार दिए ऑन ग्राउंड, बट इसका भी गाजा की ग्राउंड वॉर पे क्या फर्क पड़ेगा? हमें तो कुछ दिखता नहीं। ओके, इजराइल गाजा में फंस गया है दलदल में। नेतन्याहू को उसकी डिस्ट्रैक्शन करने के लिए हिजबुल्लाह की तरफ भी नॉर्थ लेबनान कर रहे थे, और इजराइल के अंदर बड़े सारे एक तबका है नेतन्याहू सपोर्टर्स का जो कहते हैं कि बस अब मौका है, अब सबको मारो, राइट। तो हिजबुल्लाह को भी एलिमिनेट करो, और हिजबुल्लाह को एलिमिनेट करते करते ईरान और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तो इजराइल के लिए एक और रेड फ्लैग है। तो इजराइल का ऑब्जेक्टिव, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूं, वॉर की शुरुआत से यह था कि इस वॉर में चाहे जो भी होता जाए, इस बहाने ईरान को कटघरे में खड़ा करो ज्यादा से ज्यादा, ओके, राइट। और वही होता दिख रहा है, वो एस्केलेट होता जा रहा है। ऑल राइट सर। एक इंटरेस्टिंग चीज़ डॉक्टर गुप्ता जो मैं अभी पढ़ पा रहा हूँ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स में, और जैसा मैंने अर्ज़ भी किया कि हिजबुल्लाह शायद इस इम्प्रेशन में था कि इज़राइल उसकी जो सदर्न सबर्ब है या दाइये जिसको कहा जाता है, हार्टलैंड ऑफ सपोर्ट फॉर द ग्रुप, शायद वहाँ हमले नहीं करेगा और थोड़ा उसको वहाँ आने से यूएस रोकेगा। लेकिन इज़राइल ने वहाँ पर अपने इंटेंशंस दिखा दिए और ये अनएक्सपेक्टेड कहा जा रहा है। थोड़ा सा अमेरिका भी चिंता में आ गया इससे। दूसरा, ये जो इस्माइल साहब जो मरे, हमास के जो पॉलिटिकल चीफ हैं, इनके बारे में ये कहा जा रहा था कि ऐसे तो आतंकी संगठन है हमास, लेकिन उसमें से भी कुछ उदारवादी चेहरे जो कि नेगोशिएशंस में इन्वॉल्व थे, उनमें से एक चेहरा ये थे। तो क्या नेतन्याहू साहब या इजराइल जानबूझकर नेगोशिएशंस के, पीस टॉक के रास्ते को बंद करना चाह रहा है? क्या इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं सर? नेतन्याहू साहब जो हैं, उनका जो और एम था, ऑब्जेक्टिव, ये था कि हमें हमास को पूरी तरह से खत्म करना। तो ये तो उन्होंने कह रखा और एक बार नहीं कई बार ही बोला। तो वो अभी तक सीज फायर के लिए एग्री नहीं करते हैं कि ये, क्योंकि अभी हमास खत्म नहीं हुआ है और हमास के कई लोग इधर उधर चले गए हैं, और अगर वो इस समय सीज फायर हो जाती है तो वो फंस जाएंगे। फिर वो उनको यूएन रेजोल्यूशन करना पड़ेगा, पहले टेम्पररी सीज फायर करेंगे, फिर परमानेंट सीज फायर करेंगे, फिर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस गाजा वगैरह में करेंगे, तो उसे फंस जाएंगे। और नेतन्याहू की जो इंटरनल इस समय सिचुएशन है कि अगर वो एक लड़ाई रुक जाती है तो हो सकता है कि वो 24 घंटे के अंदर ही उनकी सरकार चली जाए। तो उनके ये इंटरेस्ट में है कि लड़ाई किसी तरह से चलती रहे, और इसीलिए उन्होंने बहुत ही अनकॉम्प्रोमाइजिंग एक सिचुएशन बना रखी है, इस हद तक कि वो अमेरिका की भी नहीं सुनते। तो मुझे लगता है कि एक हार्ड लाइन जो नेतन्याहू ने पकड़ी है, प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने, वो उनकी चलती रहेगी, क्योंकि जिस दिन वो ही इज राइडिंग अ टाइगर, वो टाइगर से जिस दिन उतरे वो टाइगर उनको खा जाएगा। तो वो इस समय ये वॉर को चलते रहे, और अब वो ये बताएंगे कि देखिए साहब, हमने हमास के इस आदमी को खत्म कर दिया, उस आदमी को खत्म कर दिया। तो इससे उनकी पॉपुलैरिटी को खास इजराइल में वो समझते हो कि शायद कोई थोड़ा सा इसमें एक की पॉपुलैरिटी बढ़े, क्योंकि इंटरनली उनकी सिचुएशन इससे बहुत खराब है। मुझे लगता है कि उनकी हार्ड लाइन चलती रहेगी। एब्सोल्युटली सर, आपने बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट मैं अभी कुछ यूरोपियन डिप्लोमेट्स के बयानात पढ़ रहा था, वो एक तरह से अपना माथा पकड़ के बैठे हुए हैं कि इजराइल डू नॉट लिसन टू अ वर्ड दैट वी टेल देम। वो बिल्कुल अपना वो काम कर रहे हैं जो उनको करना है, हमारी वो सुन नहीं रहे हैं।
हमने तो कह दिया था साहब कि कुछ बेरूत जैसी सिटीज़ को आपने छोड़ देना है, यहाँ नहीं करना है अटैक, वो वहाँ का अटैक कर रहे हैं। तो नेतन्याहू अभी अपनी चाल चल रहे हैं। देखना ये होगा कि बाइडेन साहब के साथ थर्सडे को मुलाकात में क्या आता है। बहुत क्विकली सर, और जो आज का हमारा मुख्य टॉपिक भी था उस पर टच ज़रूर हुआ, लेकिन ठोस मुकम्मल तौर पर अगर रॉबिन सर आपसे पूछूं कि अब व्यापार का क्या होगा, क्रूड ऑयल का क्या होगा, और क्या आने वाले समय में कुछ आप बॉटलनेक्स देख रहे हैं ग्लोबल सप्लाई चेन्स में? श्योर, डेफिनेटली होगा। ये सारी सिचुएशन के कारण यस, क्रूड ऑयल की कीमतें उछलेंगी थोड़ा। एक चीज और याद रखिए, ईरान फिर भी अभी कुछ ना कुछ तेल बेच रहा है, खास करके चाइना को। ईरान के ऊपर कल भी कुछ और सैंक्शंस लगी हैं, तो ईरान के ऊपर और स्पेशली उसके तेल सप्लाई के ऊपर सैंक्शंस और ज्यादा टाइटन हो जाएंगी। तो ईरान का जो ऑलरेडी तेल थोड़ा मार्केट में आ रहा है, वर्ल्ड मार्केट में, वो भी कम हो सकता है। और बाकी जो तेल की सप्लाईज हैं, याद रखिए सऊदी अरेबिया करीब 70% ऑयल इसी गल्फ से आता है, हॉर्मुज स्ट्रेट से आता है। तो वो सारा होगा तो इम्पैक्ट पड़ेगा सर्टेनली। दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा आपकी शिपिंग एंड फ्रेट कॉस्ट और टाइमिंग पर, जो हुतीज ने तंग कर रखा था, बट इसके चलते और भी ज्यादा इंश्योरेंस रेट्स शिप्स वगैरह के बढ़ेंगे। तो फ्रेट एंड ट्रेड की कॉस्ट बढ़ेगी। और ये माहौल आई थिंक अगले कम से कम 6 महीने तक रहने वाला है, क्योंकि जब तक अमेरिका में नेक्स्ट इलेक्शन होके नेक्स्ट प्रेसिडेंट क्लियर कट नहीं आ जाता, तब तक ये होगा कि अमेरिका की बात सुनी तो जाएगी, पर ये होगा बाइडन तो लेम डक है। ओके, और वैसे भी कि अगर ट्रंप आए तो क्या होगा, बाइडन लेम डक है, ये वो। तो देयरफॉर द नेक्स्ट अगले 6 महीने एब्सोल्युटली सर, या जनवरी तक ये माहौल रहेगा, और इन 6 महीनों में ये मामला मिलिट्री रूप से टेंशंस और पकड़ेगा। यानी कि आगे की राह कांटों भरी नजर आ रही है, और जितने कांटे बिछे हैं मध्यपूर्व जाने वाले रास्तों में, उतने ही कांटे चुभेंगे इंटरनेशनल ग्लोबल व्यापार को भी, और उसमें भारत भी शामिल है। इस पर समय समय पर चर्चा करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आगे की सिचुएशन में तनाव कहीं से कम होगा। आज की चर्चा के बाद हमें लगता है दोनों विद्वानों के साथ कि तनाव कम नहीं होगा, एस्केलेशंस होंगे, किस इंटेंसिटी के होने ये भविष्य के गर्भ में होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरविंद गुप्ता सर, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। थैंक यू सो मच सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिन सचदेव सर, आपका भी वक्त निकालने के लिए। सब